हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के अन्वित जीवन में। आज हम देखेंगे अजय रावत की पुस्तक का 8वां चैप्टर, जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज का अगला लेक्चर है। अजय रावत जी की पुस्तक में टोटल 9 चैप्टर हैं, जिनमें से 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हम 8वां चैप्टर समाप्त कर देने वाले हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने इसमें कंप्लीट करे हुए हैं, तो एक वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाने वाला है। और इसी के साथ साथ हमारे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं अजय रावत जी की पुस्तक के, जिनमें पहले 3 चैप्टर यानी उत्तराखंड एक परिचय, कुमाऊं का चंद राजवंश और गढ़वाल का परमार वंश, तो इन 3 चैप्टरों के प्रैक्टिस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो आप पूरा वीडियो भी देखें, पहले समझें उन सारे टॉपिक्स को, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। तो आज हम देखने वाले हैं 8वां चैप्टर। उसके बाद आगामी क्लास की डिटेल मैंने आपको दे रखी है, तो उसी हिसाब से क्लास आएंगी। तो आज वाले वीडियो में हम देखेंगे तराई भावर से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है तराई क्या है। तो तराई के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके हिसाब से तराई क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन बालू और मिट्टी से निर्मित स्थल को तराई कहते हैं, जबकि भाबर नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर आदि से निर्मित स्थल को भाबर कहा गया है। तो तराई और भाबर की डेफिनेशन हमने ध्यान जरूर रखनी है। आगे देखते हैं। तराई का ही एक क्षेत्र है हमारा काशीपुर, जिसका उल्लेख करते हैं चीन के यात्री वेनसांग। तो वेनसांग काशीपुर को गोविशाण नाम देते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, हर्षवर्धन के समय पे भारत आए थे। अगला फैक्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के बहुत से शासकों ने इस क्षेत्र यानी हमारे तराई भाबर वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसमें बलबन, नसीरुद्दीन शाह और फिरोज शाह आदि ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। यानी दिल्ली सल्तनत में टोटल हमारे कुछ राजवंश हुए थे। तो सबसे पहला इसमें आता है गुलाम। तो गुलाम वंश के एक शासक रहे हैं बलबन, और फिरोज शाह तुगलक रहे हैं तुगलक वंश के शासक। तो इन शासकों ने भी, जब दिल्ली के शासक होते थे, दिल्ली के सरताज ही होते थे, तो तराई भाबर को जीतने का इन्होंने पूरा प्रयास किया था। अब अकबर के टाइम पे क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मुगल काल में एक पुस्तक है प्रसिद्ध, आईने अकबरी। इसके लेखक कौन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आईने अकबरी के अनुसार तराई क्षेत्र में टोटल 21 महल थे। ये हाल ही में वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा हुई है हमारे उत्तराखंड में, उसमें पूछा गया सवाल है। यही सवाल एग्जैक्ट पूछा गया था कि तराई भावर में मुगल काल में कितने महल थे। तो 21 महल थे, हमने ध्यान रखना है। तो अकबर के समय पे देखते हैं। अकबर ने तत्कालीन यानी उसके समय के जो चंद राजा थे रुद्रचंद को नागौर की लड़ाई में भेजा था। यानी अकबर और इनके अच्छे संबंध भी थे, इसी दौरान इनकी मीटिंग भी हुई थी। तो नागौर के युद्ध में रुद्रचंद ने काफ़ी वीरतापूर्वक कार्य किया था, उससे प्रसन्न हो गए थे अकबर। तो अकबर ने तराई भाबर वाला क्षेत्र, जिसको हम 84 माइल का क्षेत्र भी कहते हैं, ये क्षेत्र रुद्रचंद को दे दिया था। इस क्षेत्र को 84 माइल का क्षेत्र क्यों कहते थे, क्योंकि ये 84 कोस में फैला हुआ था। और 9 लाख माइल क्यों कहते थे इस क्षेत्र को, क्योंकि इससे लगभग जो कमाई होती थी, जो राजस्व इकट्ठा होता था, वो 9 लाख के करीब होता था, इस वजह से। तराई क्षेत्र में प्राचीन समय में देखें तो 7 परगने हुआ करते थे। उन परगनों को वर्तमान में और प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है सहजगीर, इसे वर्तमान में जसपुर कहते हैं। इसके बाद आता है कोटा, इसे वर्तमान में काशीपुर कहा जाता है। उसके बाद आता है मुंडिया, जिसे बाजपुर कहा जाता है वर्तमान में। इसके बाद आता है बख्शी, जिसे वर्तमान में नानकमत्ता कहते हैं। उसके बाद आता है बुक्साड़ क्षेत्र, जिसे रुद्रपुर कहते हैं वर्तमान में। बुक्साड़ क्षेत्र का उल्लेख आईने अकबरी में भी प्राप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा चिंकी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बहेड़ी और सुबर्णा क्षेत्र आते हैं। और अंतिम क्षेत्र जो 7वां परगना है वो गदरपुर है। तो तराई भाबर के जो 7 परगने हैं, उन सभी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इनको बढ़िया से याद कर लें आप लोग, तो आने वाली आगामी परीक्षा में इनसे पूछा जा सकता है। और चंद शासक त्रिमल चंद के समय तराई से 9 लाख रुपए की कमाई होती थी। तो ये भी एक कारण था इस क्षेत्र को
नौलखिया माल भी कहा जाता था। अब देखते हैं, बाज बहादुर चंद ने नवाब रुस्तम खान की मदद से तराई से विद्रोहियों को खदेड़ा था। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमने ध्यान देना है। तो बाज बहादुर चंद के समय अगर पूछते हैं तराई से विद्रोहियों को किसने भगाने में मदद करी, तो रुस्तम खान ने मदद की थी। रुस्तम खान काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अब देखते हैं, चंद वंश के शासक दीपचंद ने काशीपुर और रुद्रपुर में किले बनवाए थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1802 में ब्रिटिशर्स ने रुहेलखंड पर अधिकार भी कर लिया था। अब देखते हैं 1840 में, तो रेमजे को कुमाऊं डिवीजन का असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया, जो कि बाद में कुमाऊं कमिश्नर भी बने थे। रेमजे ने ही जब ये कुमाऊं कमिश्नर थे तराई इंप्रूवमेंट फंड लागू किया था। अब ये फंड कब लागू किया था इन्होंने, आप लिख के जरूर बताएं, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में आपको बता चुका हूँ। अगला देखते हैं, रेमजे के बाद तराई को अल्मोड़ा जिले में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब देखते हैं अगले फैक्ट। 1870 में काशीपुर को तराई भाबर तराई वाले क्षेत्र में शामिल किया गया। 1895 में तराई भाबर को अच्छी तरीके से प्रशासन करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट। 1896 में टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1897 के समय तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का नियम लाया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये नियम को पारित कब किया गया अभी हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखना, 1897 में तराई भाबर वाले क्षेत्र में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का नियम बनाया गया था 1897 में। अब देखते हैं, इन्हीं के समय पे जो हमारा टनकपुर वाला क्षेत्र है इसको तल्ला देश के नाम से जाना जाता था। तराई भाबर के गांव को दो भागों में बांटा गया था, एक था जमींदारी गांव और दूसरा होता था खाम गांव। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, खाम गांव और जमींदारी गांव। अब रौतेला कौन होते थे तराई भाबर इस समय पे, तो चंद राजाओं का छोटा भाई जो कि काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक होता था, तो उसी को क्या कहते थे, और रौतेला कहते थे। तो रौतेला कौन है, चंद राजाओं के छोटे भाई हैं जो कि काशीपुर की जमीन के सबसे बड़े मालिक होते थे, काशीपुर गोविशाण। अगला फैक्ट देखते हैं। तो पुरानी वीडियो आप जरूर देख लें, अब बहुत जल्द हमारा ये सीरीज समाप्त होने वाली है। एक ही चैप्टर हमारा बचा हुआ है, वो भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान चैप्टर है अगला हमारा। 2 से 3 भागों में उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। 2 भाग मुश्किल है, लेकिन 3 में जरूर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर बड़ा हुआ तो उसके और भी भाग लाए जाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे परफेक्टली पढ़ेंगे। पुरानी वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। 1906 में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि का गठन किया था, ताकि खेती को और बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि ज़्यादा खेती नहीं हो पाती थी यहाँ पर। लोग यहाँ बसने से भी डरते थे, क्योंकि काफ़ी जंगली इलाका था, बीमारियों का खतरा भी बने रहता था। बीमारियों के साथ साथ यहाँ पर डाकुओं का खतरा भी बने रहता था, क्योंकि जितने भी विद्रोही होते थे सरकार के खिलाफ, जितने भी लोग जाते थे, वे सभी लोग भागकर यहीं आते थे, यहीं शरण लेते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े भयानक जंगल होते थे। जंगलों के साथ साथ यहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती थी, डाकुओं का खतरा था और जंगली जानवरों का भी खतरा था। अभी हमने एक पॉइंट देखा था, पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था ऊपर। अब 1906 में तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का प्रावधान को लागू किया गया है। ऊपर हमने क्या देखा था, 1897 में तराई में पटवारी और कानूनगो को नियुक्त करने के नियम आए थे, और इन नियमों को लागू कब किया गया है, तो इन नियमों को लागू किया गया 1906 में। अब देखते हैं, 1909 में तराई में चराई के नियम निर्धारित किए गए। अब ये निर्धारित क्यों किए गए, ताकि जंगल पनप सकें, यानी बढ़ सकें। अब सारे जंगलों में अगर चराई हो जाएगी तो जंगल पनप नहीं पाएंगे, यानी वन संपदा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, अंतिम फैक्ट हैं, और आज का हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 1862 में कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। ये भी एक रीजन था जिस वजह से वनों का प्रबंधन अति आवश्यक हो गया था। 1868 में वनों को वन विभाग के अधीन लाया गया। 1878 में सिविल और रिजर्व वनों को अलग किया गया।
1918 में तराई में इन्फ्लुएंजा महामारी फैली थी, जबकि 1920 में हैजा नामक बीमारी भी फैली थी, जिससे काफ़ी आबादी यहाँ पर घट चुकी थी। अगला पॉइंट है खत्ते या गोठ। जंगलों में बनी बस्तियों को क्या कहा जाता था? खत्ते या गोठ। तो क्या होता था, कुमाऊं और अल्मोड़ा के जो पशुपालक, कुमाऊं के जो हमारे पिथौरागढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र के पशुपालक जनजातियां होती थी, ये गर्मियों के दिनों में तराई वाले क्षेत्र में अपनी बस्तियां बना लेती थी, क्योंकि ठंड के समय पे वहाँ पर जिन क्षेत्रों में रहते थे वहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, यानी न वहाँ पर वो खेती कर सकते थे, न उन्हें चरागाह की व्यवस्था होती थी। तो कुमाऊं के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा क्षेत्र के जितने भी पशुपालक जनजातियाँ होती थी वो सारी बसकर कहाँ जाती थी? ठंड के समय पे तराई में आ जाती थी, जिसमें वे अपनी बस्तियां बनाती थी। इन्हीं बस्तियों को खत्ते या गोठ भी कहा जाता था। अब धूप की खोज में आते थे, तो इस वजह से इन निवासियों को घमतप्पू भी कहा जाता था। ये आपने ध्यान रखना है, घमतप्पू, घमतप्पू। और इन घमतप्पुओं का सबसे पहला उल्लेख कब प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है आपने। इनका सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है 1890 में। अभी मैंने आपको ये बताया था एक पॉइंट, यहाँ बहुत सारी बीमारियां, जंगली जानवरों के अलावा डाकुओं का भी काफ़ी खतरा रहता था। अब इन डाकुओं से बचने में घमतप्पू यानी जो गोठ और खत्तों में निवास करने वाले लोग थे, ये अंग्रेज सरकार की मदद करते थे, क्योंकि इनको संरक्षण दिया अंग्रेजों ने। अब ये सोचते थे अंग्रेज हमारा भला सोचे हैं, लेकिन अंग्रेज जो विद्रोही लोग आते थे, जो डाकू प्रजाति के लोग आते थे चोरी करके, या क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते थे, उनको पकड़वाने में मदद करते थे। खत्ते या गोठ में रहने वाले जो घमतप्पू लोग थे। तो एक डाकू काफ़ी प्रसिद्ध था जो यहाँ जिसका आतंक फैला हुआ था। तो उस डाकू का नाम है तराई क्षेत्र में सुल्ताना डाकू। ऐसा कहते हैं कि ये अमीरों से पैसे लूटता था और गरीबों में बांट देता था, और अपने साथियों को बिल्कुल उसने सख्त हिदायत दी थी कि बच्चों और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी न किया जाए। ये आपने ध्यान रखना है। और अंतिम पॉइंट देखते हैं, अगर पूछते हैं यहाँ के मूल निवासी कौन है हमारे तराई क्षेत्र के, तो थारू, बुक्सा, बुक्सा के साथ गुज्जर या गुजर और गोठिया, ये सभी मूल निवासी हमारे तराई के क्षेत्र के। तो इसी के साथ आज का हमारा अजय रावत जी की पुस्तक का जो हमने 8वां चैप्टर देखना था वो समाप्त होता है। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो अपने नोट्स आप लोग बनाते चलें। पीडीएफ आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ है वो केवल उसी को दी जाएगी जो लाइव सेशन में आते हैं, या लाइव सेशन में नहीं आ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आकर वीडियो देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उनको मैं देने वाला हूँ पीडीएफ। और अन्य पीडीएफ तो आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस सेट वाली जो पीडीएफ होंगी आपको पर्सनली मेरे को मैसेज करना होगा नंबर पे कि आपने वो टेस्ट लगा लिया है, और अपने मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो जो लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उन्हीं को पीडीएफ दी जाएगी। और मुझे मैसेज किस नंबर पे करना है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो वीडियो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। और लगातार प्रैक्टिस सेट और ये क्लास चलती रहेंगी। तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।